अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अवैस अनवर है और हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आज चैप्टर 2 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो है ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल चैप्टर नंबर 2 के अंदर एक टॉपिक है। जिस तरह बाकी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं उसी तरह ये भी एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। अगर आपको पता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल क्या होता है तो बहुत आसान है, अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हर वो मॉलिक्यूल जिसके अंदर कार्बन हो, हाइड्रोजन हो और इनके दरमियान कोवैलेंट बॉन्ड हो से हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कंसीडर करते हैं। तो इस बुक के इस चैप्टर के अंदर 4 मेजर मॉलिक्यूल्स हैं जो डिस्क्राइब किए गए हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड। तो ये न्यूक्लिक एसिड उनमें से एक है। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये केमिस्ट थे जिन्होंने इसे आइसोलेट किया था, निकाला था। कहाँ से निकाला था? पस सेल के न्यूक्लियाई से। पस सेल क्या होता है? बेसिकली हमारे पास इम्यून सिस्टम के अंदर जो सेल्स होते हैं, न्यूट्रोफिल्स, वो जब बैक्टीरिया से लड़ाई करके मर जाते हैं तो फिर वो टिश्यू के अंदर पड़े रहते हैं। तो उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं वो बेसिकली जमा होकर बनाती हैं, जिसे आप पस कहते हैं। तो उस पस सेल्स में से किसी एक सेल के न्यूक्लियस से जो है एक मटेरियल निकाला। चूँकि न्यूक्लियस से निकाला था तो न्यूक्लियन कह दिया। बाद में पता चला कि न्यूक्लियन की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो एसिडिक होती हैं, एसिड लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो इस वजह से इसे हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड की इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये सारे लिविंग थिंग्स के अंदर पाया जाता है। ऑल्दो आप वायरस को लिविंग थिंग कंसिडर नहीं करते, लेकिन स्टिल वायरस से लेकर इंसानों तक इतनी ब्रॉड रेंज है, इतने डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, लेकिन सब के अंदर जो है ये न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है। कुछ के अंदर ये फ्री स्टेट के अंदर होता है और कुछ के अंदर ये प्रोटीन्स के साथ मिला हुआ होता है। अगर हम इंसानों की बात करें तो हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो प्रोटीन से मिला हुआ होता है। पहली बात तो न्यूक्लिक एसिड क्या किसे है? जब भी न्यूक्लिक एसिड का नाम आता है आपके माइंड में 2 मॉलिक्यूल्स आ जाते हैं, एक को हम कहते हैं डीएनए और एक को हम कहते हैं आरएनए। तो अगर हम अपनी बात करें इंसानों के अंदर तो ये डीएनए है, तो ये अकेला नहीं होता। डीएनए जो है ये कुछ प्रोटीन्स के साथ मिला हुआ होता है और इन दोनों के मिलने से, डीएनए और प्रोटीन के मिलने से बनता है न्यूक्लियोप्रोटीन। जाहिर सी बात है, न्यूक्लिक एसिड है ये और ये प्रोटीन है, तो इनके मिलने से बनता है न्यूक्लियोप्रोटीन्स। और इस न्यूक्लियोप्रोटीन को नाम दिया जाता है, जैसे आप जानते हैं, क्रोमोसोम के नाम से। तो क्रोमोसोम के अंदर बेसिकली डीएनए होता है और आपकी प्रोटीन्स होती हैं, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन्स। तो ये बाउंड स्टेट है। कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर लाइक बैक्टीरिया के अंदर ये प्रोटीन्स नहीं पाई जाती, तो बैक्टीरिया के अंदर सादा डीएनए होता है फ्री स्टेट के अंदर। सिमिलरली वायरस के अंदर भी ये सादा डीएनए होता है। अच्छा, न्यूक्लिक एसिड जो है ये बेसिकली यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है कि ये है क्या। तो डिफाइन करते हैं कि न्यूक्लिक एसिड जो है ये लॉन्ग चेन है पॉलीन्यूक्लियोटाइड इन विच मोनोन्यूक्लियोटाइड्स आर लिंक्ड टू ईच अदर। अब ये है क्या? देखिए, अगर आपने प्रोटीन्स पढ़ा है, अगर आपने कार्बोहाइड्रेट्स पढ़े हैं, तो आपको अब तक ये आइडिया होगा कि ये 2 अल्फाज का मतलब क्या होता है। एक लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं मोनोमर और एक लफ्ज़ है जिसे हम कहते हैं पॉलीमर। माउस से लिखना ही बड़ा मुश्किल है। तो मोनोमर और पॉलीमर। अब ये मोनोमर और पॉलीमर क्या होता है? फॉर एग्जांपल आपके पास वॉल है, दीवार, ठीक है। तो दीवार एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है। जो चीज़ बार बार रिपीट हो रही है वो कहलाता है उसका मोनोमर। तो क्या चीज़ रिपीट होती है इसके अंदर? ब्रिक, ठीक है। एक ईंट जो है उससे मिलाकर आप दीवार बनाते हैं, तो दीवार बड़ा स्ट्रक्चर है, ये पॉलीमर कहलाएगा। और जिस चीज़ से रिपीट होकर ये बनता है वो इसका मोनोमर कहलाता है। सिमिलरली ट्रेन, अगर हम ट्रेन की बात करें तो ट्रेन एक बड़ा सा स्ट्रक्चर है, लेकिन उसके अंदर एक यूनिट जो होता है वो उसका एक क्या कहते हैं उसे, समझ ले, बस एक डब्बा जो है, हम उर्दू में कह देते हैं। तो एक डब्बा जो है ट्रेन का वो बेसिकली उसका मोनोमर है, और सारे डब्बे अगर आप मिला देते हैं तो वो एक लंबी सी चेन बन जाती है जिसे हम ट्रेन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह बचपन में स्कूल के अंदर जो है वो असेंबली होती थी, तो वो पूरी एक चेन जो है वो एक पॉलीमर है। और वो चेन किस चीज़ की बनी होती है? वो स्टूडेंट की बनी होती है। तो उसमें एक स्टूडेंट जो है वो मोनोमर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है, हमारे पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो बेसिकली है पॉलीमर, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड हमारे पास पॉलीमर है और इसका कोई ना कोई मोनोमर होगा। तो वो कौन सी चीज़ है जो न्यूक्लिक एसिड के अंदर बार बार रिपीट होती है? तो वो कहलाता है बेसिकली न्यूक्लियोटाइड। बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स को आप मिला देंगे ना तो आपके पास न्यूक्लिक एसिड बन जाएगा। तो न्यूक्लियोटाइड जो है ये बेसिकली इसका होता है मोनोमर। जिस तरह आप पढ़ते हैं कि प्रोटीन जो है एक पॉलीमर है, और प्रोटीन किस चीज़ के मिलने से बनता है? प्रोटीन जो है ये अमाइनो एसिड के मिलने से बनता है, तो अमाइनो एसिड इसका मोनोमर होता है। बिल्कुल इसी तरह न्यूक्लिक एसिड जो है उसका मोनोमर होता है न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, हमने बात करनी है तीन तरह के न्यूक्लिक एसिड की, लेकिन ज़्यादातर बात जो होगी वो बेसिकली डीएनए और आरएनए की होगी, क्योंकि जब भी न्यूक्लिक एसिड की बात आती है तो हमारे माइंड में यही 2 मेजर मॉलिक्यूल आते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डीएनए और आरएनए के अलावा कोई और न्यूक्लिक एसिड होता नहीं है।
तो पहले तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड खुद क्या है। मैंने आपको बताया कि अगर आप डीएनए बनाना चाहते हैं, आप आरएनए बनाना चाहते हैं, तो आपको सिंपल ये करना है कि न्यूक्लियोटाइड जोड़ने हैं। आप एक न्यूक्लियोटाइड रखें, उसके बाद दूसरा रखें, उसके बाद तीसरा रखें, लंबी सी चेन बना लें, तो डीएनए भी बन सकता है, आरएनए भी बन सकता है। तो सबसे पहले तो ये समझें कि न्यूक्लियोटाइड खुद क्या होता है। एक न्यूक्लियोटाइड जो है ये 3 चीज़ों का मिलकर बना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको कहा कि आपके पास जो दीवार है, मैंने कहा ये पॉलीमर है, ये बड़ा स्ट्रक्चर है, ये किस चीज़ से बनी हुई है, ये ईंट से बनी हुई है, ठीक है। लेकिन क्या ईंट जो है वो खुद एक सिंगल यूनिट है? नहीं। जो ब्रिक होती है, जो ईंट होती है, वो खुद 2-3 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, जिसमें आपके पत्थर आते हैं, जिसमें आपकी बजरी आती है, जिसमें पानी आता है। बिल्कुल इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड का बना है, और ख़ुद न्यूक्लियोटाइड इन 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। पहली चीज़ है जिसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर। शुगर का वर्ड जो है ये इस्तेमाल होता है कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। तो 5 पेंटोज का मतलब होता है 5 कार्बन। तो ऐसा कार्बोहाइड्रेट जिसके अंदर 5 कार्बन हो, ये एक कंपोनेंट होता है न्यूक्लियोटाइड का। जैसा आप पढ़ते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन होता है, तो उसे हम हेक्सोज कहते हैं। तो उसी से मिलता जुलता होगा, लेकिन इसके अंदर 5 कार्बन होंगे। इसके अलावा दूसरा जो मॉलिक्यूल इसके अंदर लगा होता है उसे हम कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड H3PO4। और तीसरी चीज़ जो एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर पाई जाती है उसे हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेस। मैं पहले न्यूक्लियोटाइड का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। तो ये हमारे पास पहला कंपोनेंट है कि जिसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर, 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट। ये सेंटर में ऑक्सीजन है, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। अच्छा, इन 5 कार्बन को मिलाकर कहते हैं पेंटोज शुगर। ये 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट है। इसके पहले कार्बन पर आकर अटैच होता है N फॉर नाइट्रोजनस बेस, पहला कार्बन। ये कार्बन नंबर याद रखना आपने। अच्छा, ये वाला स्ट्रक्चर अभी न्यूक्लियोटाइड बना नहीं है, लेकिन इसके लिए एक अलग से नाम दिया गया है बुक के अंदर। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। ये 2 चीज़ों से मिलकर बना हुआ स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। इसको न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए इसके 5वें कार्बन पर आकर अटैच करवाना पड़ता है PO4। ये फॉस्फोरिक एसिड में से फॉस्फेट ग्रुप है जो आकर अटैच हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोटाइड। इसी तरह के स्ट्रक्चर से डीएनए भी बनता है और इसी तरह के स्ट्रक्चर से आरएनए भी बनता है। ये वो स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर है। अब कुछ फ़र्क है, देखिए फॉस्फोरिक एसिड जो है ना, ये तमाम न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर सेम होता है। यानी अगर आप डीएनए का न्यूक्लियोटाइड उठाकर देखेंगे तब भी उसके अंदर PO4 मिलेगा, अगर आप आरएनए का न्यूक्लियोटाइड उठाकर देंगे तब भी उसके अंदर PO4 मिलेगा। तो ये तो कॉमन है, तो हमने इसकी बात नहीं करनी। हमने बात करनी है फ़िलहाल इसकी और इसकी। देखिए, ये जो पेंटोज शुगर है ना, इसकी 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है जिसे हम कहते हैं राइबोस, और एक होती है जिसे हम कहते हैं डीऑक्सीराइबोस। इनमें से एक पाई जाती है आरएनए के अंदर, जो कि न्यूक्लिक एसिड की एक टाइप है, और एक पाई जाती है डीएनए के अंदर। सिमिलरली ये जो नाइट्रोजनस बेस है, ये नाइट्रोजनस बेस है क्या? ये बेसिकली रिंग्स है नाइट्रोजन के। जिस तरह डायमंड रिंग होता है जिस पर डायमंड लगा होता है, उसी तरह नाइट्रोजनस रिंग होता है जिस पर नाइट्रोजन लगा होता है। तो ये नाइट्रोजनस रिंग्स जो हैं, इनकी भी 2 टाइप्स होती हैं। एक रिंग्स वो होते हैं कि जिनमें आपको सिंगल रिंग मिलता है। एक नाइट्रोजनस बेस वो हैं जिनमें सिंगल रिंग मिलता है, और एक नाइट्रोजनस बेस वो हैं कि जिनके अंदर आपको 2 रिंग जुड़े हुए मिलते हैं, ठीक है। ये एक रिंग हो गया और इसके साथ ये दूसरा रिंग है। तो ये जो सिंगल रिंग वाले हैं ये कहलाते हैं पायरिमिडीन्स, और जो डबल रिंग वाले हैं ये कहलाते हैं प्यूरिन्स। ये मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। तो हमने बात की कि पेंटोज शुगर ये न्यूक्लियोटाइड का एक पहला कंपोनेंट है, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये 2 टाइप का है। राइबोस जिसके अंदर 5 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है, 5 ऑक्सीजन है, और दूसरी फॉर्म है डीऑक्सीराइबोस। ये डीएनए के अंदर पाया जाता है। इसमें फ़र्क क्या है? देखिए, 5 कार्बन यहाँ पर भी हैं, 5 यहाँ पर भी हैं, 10 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हैं, 10 यहाँ पर भी हैं। फ़र्क है ऑक्सीजन के नंबर में। राइबोस के अंदर 5 ऑक्सीजन है और डीऑक्सीराइबोस के अंदर 4 ऑक्सीजन है। तो ये फ़र्क होता है। तो अगर आप डीएनए उठाकर देखेंगे तो उसमें पेंटोज शुगर जो आपको मिलेगी वो ये वाली मिलेगी, और अगर आप आरएनए उठाकर देखेंगे तो उसमें पेंटोज शुगर जो मिलेगी वो ये मिलेगी, लेकिन मिलेगी दोनों में। दूसरी बात, फॉस्फोरिक एसिड, मैंने बताया था कि ये सब में सेम होता है। तो आप डीएनए का उठाकर देख लें, आरएनए का उठाकर देख लें, आप फ़र्क नहीं कर सकेंगे कि ये किसका फॉस्फोरिक एसिड है। और हमने अटैचमेंट की बात की थी, तो ये 5वें कार्बन पर आकर अटैच होता है। तीसरी चीज़ है नाइट्रोजनस बेस। मैंने कहा ये रिंग्स हैं नाइट्रोजन के, 2 तरह के होते हैं। यहाँ अगर आप देखें तो ये वो है कि जिसमें डबल रिंग है, ठीक है। ये 2 रिंग्स आपस में अटैच हैं, इन्हें हम कहते हैं प्यूरिन्स। और ये वो हैं कि जिनके अंदर सिंगल रिंग है, ये कहलाते हैं पायरिमिडीन्स। अच्छा, प्यूरिन्स की 2 एग्जांपल्स हैं, एक का नाम है एडेनिन और एक का नाम है ग्वानिन।
पायरिमिडीन्स की 3 एग्जाम्पल्स हैं, एक का नाम साइटोसिन, एक का नाम थायमीन और एक का नाम है यूरासिल। ठीक है, ये मैं बताऊंगा इसके अंदर फ़र्क क्या होता है। जिस तरह आप कहते हैं कि भाई ब्रेड, तो ब्रेड जो है ये एक हमारा प्रोडक्ट है, लेकिन मुख्तलिफ कंपनियों का आता है। ब्रेड जो है वो वंडर की भी आती है, डॉन की भी आती है। बिल्कुल इसी तरह पायरिमिडीन हर वो नाइट्रोजनस बेस है जिसमें एक रिंग है, तो उसके ये तीन एग्जाम्पल्स हैं। इन तीनों के अंदर एक एक रिंग होता है और प्यूरिन्स की ये 2 एग्जाम्पल हैं, इसमें 2 रिंग वाले हैं ये। अच्छा, ये आ गया न्यूक्लियोटाइड बनने के 2 स्टेप्स। मैंने आपको बताया था कि पहले पेंटोज शुगर होता है, इसके पहले कार्बन पर आकर अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस। ये वाला स्ट्रक्चर कहलाता है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, जब नाइट्रोजनस बेस आकर अटैच हो जाए पहले कार्बन पे पेंटोज शुगर के, तो इसे हम न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। और जब इसके 5वें कार्बन पर आकर अटैच होगा फॉस्फेट ग्रुप, अब ये कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। तो ये कुछ बेसिक हो गई न्यूक्लिक एसिड से रिलेटेड। अब इसकी 3 वैरायटीज़ हैं, न्यूक्लिक एसिड की 3 कैटेगरीज हैं। एक वो है कि जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होता है, बस अकेला। फिर एक वो है कि जिसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड होते हैं जुड़े हुए, मिलकर काम कर रहे होते हैं। और फिर एक वैरायटी है कि जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड जो है ये आपस में जुड़े हुए होते हैं। ये कैटेगरी कहलाती है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पहले हमने इस पर बात करनी है, फिर मैं बाकी 2 समझाऊंगा। तो देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है वो नाम से पता लग रहा है कि ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है कि जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लिक एसिड होंगे, न्यूक्लियोटाइड होंगे, बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होंगे। तो हमारे पास जो 2 एग्जाम्पल्स हैं डीएनए की और आरएनए की, वो बेसिकली इसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। इनका फंक्शन यहाँ पर लिखा हुआ है, डिस्क्राइब किया है, लेकिन पहले मैं समझा दूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ कि ये फंक्शन कैसे करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि डीएनए और आरएनए बेसिकली सिमिलर स्ट्रक्चर्स हैं, लेकिन इनके अंदर स्टिल कुछ फ़र्क हैं। वो फ़र्क क्या है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला फ़र्क मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि दोनों के अंदर 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट होता है, लेकिन उसकी 2 टाइप्स हैं। डीएनए के अंदर होता है डीऑक्सीराइबोज, जिसके अंदर 4 ऑक्सीजन होते हैं। आरएनए के अंदर होता है राइबोज, जिसके अंदर 5 ऑक्सीजन होते हैं। बस इतना सा फ़र्क होता है। तो अगर मैं आपको डीएनए और आरएनए लाकर दे दूं और मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके अंदर फ़र्क करके बताओ, तो पहला फ़र्क जो आप देख सकते हैं वो ये है कि डीएनए के अंदर 5 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है वो डीऑक्सीराइबोज होता है, यानी उसके अंदर 4 ऑक्सीजन आपको मिलेंगे। दूसरा फ़र्क देखें, हमारे पास जो डीएनए है या आरएनए है वो दोनों 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड से बनते हैं। बस सिर्फ 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड, वही बार बार रिपीट हो रहे होते हैं। एक न्यूक्लियोटाइड वो होता है जिसे हम कहते हैं एडेनिन। अच्छा, ये एक बात जो है वो हमने मिस कर दी, मैं वापस पीछे जाता हूँ। हाँ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट थी कि ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं ये डिफर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर नाइट्रोजनस बेस। फॉर एग्जांपल, ये हमारे पास, हम सपोज कर लेते हैं ये डीएनए है। ठीक है, ये डीएनए का न्यूक्लियोटाइड है। आपको पता है डीएनए के अंदर जो शुगर होती है वो होती है डीऑक्सीराइबोज। तो ये डीएनए का एक न्यूक्लियोटाइड है, ये इसके ऊपर दूसरा है, ये इसके ऊपर तीसरा है, ये इसके ऊपर चौथा और ये इसके नीचे, इस तरह के हज़ारों लगे हुए हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये वाला न्यूक्लियोटाइड और ये वाला न्यूक्लियोटाइड एक दूसरे से किस चीज़ में डिफर करते हैं, मैं डीएनए और आरएनए का नहीं पूछ रहा, मैं डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड हैं उनका पूछ रहा हूँ कि इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो इनकी जो शुगर है वो सेम है, सब में डीऑक्सीराइबोज लगी हुई है। इनके अंदर जो फॉस्फेट है वो भी सेम है। तो फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है इस वाले पॉइंट पे, नाइट्रोजनस बेस वाले पॉइंट पे। हो सकता है इस वाले में जो नाइट्रोजनस बेस है वो लगा हो एडेनिन, ये वाला लगा हो सकता है इस वाले में जो लगा हो वो लगा हो ग्वानिन, इस वाले में साइटोसिन लगा हो और इस वाले में थायमीन लगा हो, फिर इसमें एडेनिन लगा होगा, फिर ग्वानिन लगा होगा। इसी तरह से ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं डीएनए में, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। ठीक है, सिर्फ ये 4 तरह के न्यूक्लियोटाइड होते हैं, इन्हीं के बार बार रिपीट होने से बनता है डीएनए। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये यही बता रहे हैं कि डीएनए के अंदर एडेनिन होता है, बिल्कुल होता है, ग्वानिन होता है, साइटोसिन होता है। ये तीनों आरएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी एडेनिन होता है, आरएनए में भी ग्वानिन होता है, आरएनए में भी साइटोसिन होता है। फ़र्क कहाँ आता है? फ़र्क आता है चौथे न्यूक्लियोटाइड में। डीएनए के अंदर जो चौथा न्यूक्लियोटाइड है वो होता है थायमीन। डीएनए में कभी भी यूरेसिल नहीं होता, जबकि आरएनए के अंदर अगर आप देखें तो आरएनए में अगेन एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, लेकिन आरएनए में चौथी चीज़ जो होती है वो होता है यूरेसिल। इसके अलावा हमारे पास एक और डिफरेंस है कि डीएनए होता है डबल स्ट्रैंडेड, डीएनए 2 धागों वाला होता है। आपने डीएनए का स्ट्रक्चर देखा होगा, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ये एक धागा है और इसके ऊपर ये दूसरा धागा लिपटा हुआ होता है, जबकि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, एक सिंगल धागा होता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, ये आरएनए की एक टाइप है जिसका नाम है आरआरएनए। आर जो है ये राइबोसोमल के लिए है। आरआरएनए ये राइबोसोम्स के अंदर पाया जाता है। ये वो आरएनए है कि जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, यानी इसके अंदर 2 धागे होते हैं। बाकी नॉर्मली जो है वो आरएनए जो है सिंगल स्ट्रैंडेड होता है।
डीएनए की एक काइंड होती है, डीएनए होता है, डीएनए की आपने कोई टाइप नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आरएनए की 3 टाइप्स जो हैं हमने पढ़ी हैं, इसी चैप्टर के अंदर है, अगले टॉपिक में। एक का नाम है आरआरएनए, जो मैंने अभी आपको बताया राइबोसोम के अंदर पाया जाता है। एक का नाम होता है टीआरएनए, जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, और एक का नाम होता है एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ये मैं अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा कि इन तीनों के फंक्शंस क्या होते हैं। एक और डिफरेंस जो डीएनए और आरएनए के अंदर पाया जाता है वो ये है कि डीएनए न्यूक्लियस के अंदर होता है और आरएनए जो है वो मेनली साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। एक और डिफरेंस आता है इनके फंक्शन के अंदर। डीएनए जो है उसके अंदर हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है, क्या बनना है हमारी बॉडी में, कितना बनना है हमारी बॉडी में, कब बनना है, ये सब डीएनए डिसाइड करता है। डीएनए बेसिकली रेसिपी है और उसको देखकर जो डिश बनती है उस डिश को बनाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आरएनए होता है। डीएनए के अंदर हमारी मेन इन्फॉर्मेशन होती है और उस इन्फॉर्मेशन को बाहर लाने के लिए हेल्प जो करता है वो आरएनए करता है। तो डीएनए की इन्फॉर्मेशन से होता क्या है, तो फिलहाल के लिए आप याद रख लें कि डीएनए से बनना होता है प्रोटीन। डीएनए में जितनी भी इंफॉर्मेशन है ना, उससे जो प्रोडक्ट बनता है वो है प्रोटीन। लेकिन ये काम डायरेक्टली नहीं होता, इसमें बीच में हेल्प करते हैं कौन, आरएनए। तो इसीलिए हम कहते हैं आरएनए का जो फंक्शन है वो है प्रोटीन सिंथेसिस। ये हेल्प करता है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर। मेनली प्रोटीन बनाना जिम्मेदारी होती है राइबोसोम्स की, लेकिन आरएनए जो है ये मैसेज लेकर आता है डीएनए से और भी हेल्प करता है। ये मैं अगले टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको लाकर दे दिया ये धागा, ठीक है, और मैंने आपको ये दूसरा धागा दे दिया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बता दें कि इसमें से डीएनए कौन सा है और आरएनए कौन सा है। अब आप कहेंगे कि डीएनए तो डबल स्ट्रैंडेड होता है। हाँ होता है बिल्कुल। ये डीएनए था और मैंने इसमें से एक धागा अलग करके यहाँ रख दिया, ठीक है। अब कौन सा धागा है वो आपने बताना है। इसमें से एक धागा डीएनए का, एक धागा आरएनए का है। अगर मैं कहूँ कि ये वाला धागा जो है ये डीएनए का है और ये वाला धागा जो है ये आरएनए का है, तो आप कैसे पता लगाएंगे। देखिए एक फ़र्क तो हमने पढ़ा था कि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है और आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, लेकिन मैंने वहीं पर बताया था कि एक आरएनए ऐसा है जो डबल स्ट्रैंडेड है, वो राइबोसोमल आरएनए। तो अब हम कैसे फ़र्क करें, तो हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स को। मैंने आपको बताया था कि डीएनए और आरएनए दोनों में 3 तरह के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन। ये डीएनए में भी होते हैं, आरएनए में भी होते हैं। फ़र्क कहाँ पर आता है, चौथी बेस के अंदर। चौथी नाइट्रोजनस बेस जो है वो डीएनए में होती है थायमीन। तो आपको इसके अंदर थायमीन मिलेगा और इसके अंदर आपको मिलेगा यूरेसिल। इस तरह से डीएनए और आरएनए का फ़र्क किया जा सकता है। तीसरा कैसे किया जा सकता है, जब आप इसके न्यूक्लियोटाइड देखेंगे और इसके न्यूक्लियोटाइड देखेंगे तो दोनों में आपको 5 कार्बन वाला कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जिसे आप पेंटोज शुगर कहते हैं। लेकिन जब आप ऑक्सीजन काउंट करेंगे तो इसके अंदर 5 कार्बन होंगे, 10 हाइड्रोजन होंगे, लेकिन जो ऑक्सीजन होंगे वो 4 होंगे। तो आप कहेंगे ये शुगर का नाम है डीऑक्सीराइबोस, 4 कार्बन वाली। जबकि इसके अंदर जब आप काउंट करेंगे तो 5 कार्बन मिलेंगे, 10 हाइड्रोजन मिलेंगे, लेकिन 5 ऑक्सीजन मिलेंगी, यानी ये वाली जो शुगर है ये कहलाती है राइबोस। तो ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो डीएनए और आरएनए के अंदर पाए जाते हैं। ये पूछा भी जाता है क्वेश्चन। ओके, तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड के बाद हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की एक और कैटेगरी है जिसे हम कहते हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड, जिसके अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड होता है। पॉली के अंदर बहुत सारे थे, मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर एक सिंगल इंडिविजुअल न्यूक्लियोटाइड होता है जो एग्जिस्ट कर रहा होता है। तो ये सिंगल होता है बिल्कुल, और ये डीएनए या आरएनए का पार्ट नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं न्यूक्लियोटाइड के जिनके अंदर एक्स्ट्रा फॉस्फेट होता है। आपने पढ़ा था कि नॉर्मली न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक नाइट्रोजनस बेस होता है, एक पेंटोज शुगर होता है और एक फॉस्फेट होता है, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे जिनके पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट होता है। एक एग्जांपल जो आपने सुनी होगी, बहुत बार नाम सुना होगा, एटीपी। एटीपी को एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। ये वो मॉलिक्यूल है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। सेल के अंदर नॉर्मल जो भी फंक्शन होते हैं जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है तो एटीपी प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मैं अभी बोल रहा हूँ तो मेरे मसल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं सांस ले रहा हूँ, मेरे मसल इस्तेमाल हो रहे हैं। आप कोई वेट उठाते हैं, चलते हैं, जो भी काम आप करते हैं जिसमें मसल लग रहा होता है, या बहुत सारे काम जो आपको पता भी नहीं चल रहे बॉडी के अंदर हो रहे हैं जिनके लिए आपको एनर्जी चाहिए होती है, तो वो इस मॉलिक्यूल से आती है। तो ये बेसिकली कैरियर होता है एनर्जी का। अब ये जो है इसका जो स्ट्रक्चर है या इसका जो नेचर है अगर वो पूछा जाए तो ये प्रोटीन नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, लिपिड नहीं है, ये न्यूक्लिक एसिड है। और ये एक ऐसा न्यूक्लिक एसिड है जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पर कंसिस्ट करता है। तो हमने इसका स्ट्रक्चर देखना है। जिस तरह हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, इसके अंदर भी वही 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। ये पहली चीज़ है जिसे हम कहते हैं पेंटोज शुगर। तो ये इसके अंदर पेंटोज शुगर है 5 कार्बन वाली। दूसरी चीज़ हमें पता है पहले कार्बन पे आकर अटैच होता है नाइट्रोजनस बेस। और फिर तीसरी चीज़ जो है वो यहाँ पर लगा होता है फॉस्फेट। ये नॉर्मली होता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर। इसके अंदर भी ये 3 चीज़ें, लेकिन मैंने बताया था इसके पास एक्स्ट्रा फॉस्फेट है। तो ये एक फॉस्फेट, ये दूसरा फॉस्फेट है इसके पास,
और ये इसके पास तीसरा फॉस्फेट है। इसके पास 3 फॉस्फेट होते हैं। अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था कि जब ये 2 चीज़ें जुड़ती हैं तो हम इसे नाम देते हैं न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है, न्यूक्लियोसाइड का। तो अगर यहाँ पर लगा हुआ है एडिनिन जो कि नाइट्रोजनस बेस है एक, ठीक है, अगर यहाँ पर एडिनिन लगा है तो इस न्यूक्लियोसाइड को यानी इन 2 चीज़ों को मिलाकर हम कहते हैं एडिनोसिन। दिस इज़ नोन एज एडिनोसिन। और इस एडिनोसिन के साथ, ये यहाँ तक एडिनोसिन है, इस एडिनोसिन के साथ कितने फॉस्फेट हैं? 3। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी एडिनोसिन के अंदर 3 फॉस्फेट लगे हुए हैं। इसी मॉलिक्यूल को हम कहते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट या एटीपी। होता क्या है, इसका ये जो तीसरा फॉस्फेट है ये अनस्टेबल होता है और यहाँ जो बॉन्ड है ये जब तक बना हुआ है तो इसके अंदर एनर्जी मौजूद है। जब ये बॉन्ड टूटेगा, जब ये बॉन्ड टूट जाएगा तो ये फॉस्फेट अलग हो जाएगा और यहाँ से रिलीज़ होगी एनर्जी, और यही वो एनर्जी है जो हम इस्तेमाल करते हैं बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर जो सेल में हो रहे होते हैं। तो एटीपी जो है इसकी 2 फॉर्म्स होती हैं। एक चार्ज फॉर्म है जिसे हम एटीपी कहते हैं। होता क्या है, जब आप कोई काम करते हैं जिसके लिए एनर्जी चाहिए होती है तो इसमें से एक फॉस्फेट निकल जाता है और साथ में एनर्जी भी निकल जाती है और इसी एनर्जी को हम यूटिलाइज़ कर लेते हैं और ये कन्वर्ट हो जाता है इस फॉर्म के अंदर जिसमें सिर्फ 2 फॉस्फेट रह जाते हैं। दिस इज़ नोन एज एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। और जब हम खाना खाते हैं तो ग्लूकोज सेल के अंदर जाता है, वहाँ पर उसे तोड़कर एनर्जी निकाली जाती है। वो एनर्जी इस मॉलिक्यूल को दी जाती है एडीपी को, और साथ में एनर्जी के साथ साइटोप्लाज्म के अंदर एक अदद फॉस्फेट जो है इसको मिल जाता है और ये दोनों आपस में मिलकर दोबारा बना देते हैं एटीपी। तो ये बिल्कुल मोबाइल की बैटरी की तरह है, ये चार्ज कंडीशन है और जब आप उसे यूज़ कर लेते हैं तो फिर ये ड्रेन हो जाती है, जब आप उसे दोबारा चार्ज पे लगाते हैं तो फिर ये इस फॉर्म में आ जाती है। तो कितनी एनर्जी रिलीज़ होती है जब फॉस्फेट निकलता है, तो ये नंबर है 31.81 किलो जूल्स या फिर 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल एनर्जी। ये नंबर याद रखना होता है, कभी कभार एमसीक्यू में पूछ लेते हैं। एक और टाइप है हमारे पास न्यूक्लियोटाइड की जिन्हें हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। जिस तरह मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड था, उस तरह डाई न्यूक्लियोटाइड के अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड जुड़कर कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं, तो ये कोवेलेंटली जुड़े हुए होते हैं। एक बहुत कॉमन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है उसका नाम है NAD, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये चैप्टर नंबर 3 के अंदर भी इसका तज़किरा है फर्स्ट ईयर में, और चैप्टर नंबर 11 के अंदर जो है इसका जो है वो टॉपिक दोबारा से आया हुआ है। अच्छा, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड जो है इसके अंदर 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के फॉस्फेट के साथ। यानी अगर मैं स्ट्रक्चर दिखाऊं आपको तो हमें पता है न्यूक्लियोटाइड के अंदर एक पेंटोज शुगर होता है, फिर यहाँ पर लगा होता है नाइट्रोजनस बेस, ये मैं बहुत बेसिक सा बना रहा हूँ, और ये 5वां कार्बन है, इस पर लगा होता है फॉस्फेट। ठीक है, ये एक न्यूक्लियोटाइड है। बिल्कुल इसी तरह से इसके ऊपर एक और न्यूक्लियोटाइड होगा, इसमें भी यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस लगा हुआ होगा और इसका भी 5वें कार्बन पे फॉस्फेट लगा होगा। ठीक है, ये 5वां कार्बन है। ये दोनों आपस में जुड़े हुए होते हैं। इस तरह से ये 2 न्यूक्लियोटाइड मिलकर एक मॉलिक्यूल बन गया जिसे हम कहते हैं डाई न्यूक्लियोटाइड। ये है NAD। अब ये जो NAD है ये बेसिकली है एक कोएंजाइम। कोएंजाइम वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं जो एंजाइम्स के साथ वर्क करते हैं। 3rd चैप्टर के अंदर आपने पढ़ा होगा कि कुछ एंजाइम्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर प्रोटीन के अलावा कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी होता है। ऐसे एंजाइम्स कहलाते हैं कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या होलो एंजाइम। तो वो जो नॉन प्रोटीन पार्ट है ना, वो ये NAD होता है कुछ के अंदर, जिसे कोएंजाइम कहते हैं। तो इसका काम क्या होता है, जिस तरह आपने अभी पढ़ा था ATP जो है वो एनर्जी कैरियर है। हमने देखा था कि इसकी 2 हालतें थी, एक ATP थी और एक ये ड्रेन हो जाता है तो ADP बन जाता है, और जब दोबारा इसे एनर्जी मिलती है तो ATP बन जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से NAD जो है ये बेसिकली ATP एनर्जी कैरियर था, NAD होता है इलेक्ट्रॉन कैरियर। NAD को इलेक्ट्रॉन्स जब मिलते हैं, ठीक है, इसको इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं और इलेक्ट्रॉन्स के साथ फ्री हाइड्रोजन मिलता है तो ये अपनी दूसरी हालत में कन्वर्ट हो जाता है जिसे हम कहते हैं NADH। और जब इससे इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं और हाइड्रोजन इसके पास से चला जाता है तो दोबारा कन्वर्ट हो जाता है NAD में। होता क्या है, NAD पॉजिटिव कहते हैं इसे क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। होता क्या है, जिस तरह सेल को डिफरेंट काम के लिए एनर्जी चाहिए होती है और फिर सेल के पास जब एनर्जी आती है तो वो इसके पास रखवा देते हैं। तो बहुत सारे प्रोसेसेस के अंदर ना इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन्स इसके बाद अमानत के तौर पर रखवा दिए जाते हैं और जब सेल को दोबारा ज़रूरत पड़ती है तो वो इससे इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेता है। तो बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के तौर पर वर्क करता है। चैप्टर नंबर 11 में आपका एक टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के अंदर आप पढ़ेंगे कि वहाँ पर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है डिहाइड्रोजिनेस।
डिहाइड्रोजिनेज का मतलब ऐसा एंजाइम जो हाइड्रोजन निकालता है किसी मॉलिक्यूल में से। तो जब वो हाइड्रोजन निकालेगा, इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो किसी ना किसी को देगा, तो वो इस मॉलिक्यूल को देता है NAD को। तो ये वर्क करता है डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम के साथ, और जब वो हाइड्रोजन निकाल के देता है और इलेक्ट्रॉन निकाल के देता है तो ये अपने पास अमानत के तौर पर रख लेता है। तो ये NAD जो है ये एक इलेक्ट्रॉन कैरियर है और ये न्यूक्लियोटाइड की 2 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनता है।